क्या आप जानते हैं कि एलोपैथी के मुकाबले इलाज का यूनानी तरीका क्यों कमजोर पड़ता गया? आज की कहानी है एक हकीम के ख्वाब की, जो शुरू हुआ था एक छोटी सी दुकान से और अब एक बड़ी यूनिवर्सिटी में बदल चुका है। क्या आप जानते हैं कि रूह अफ़ज़ा बनाने वाले हकीम का एक बेटा अब्दुल हमीद हमदर्द इंडिया का फाउंडर बना और दूसरा बेटा अब्दुल सईद हमदर्द पाकिस्तान का फाउंडर बना। आज की इस वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे पुरानी दिल्ली की उन तंग और टेढ़ी मेढ़ी गलियों में, जहाँ एक छोटे से यूनानी दवाखाने से शुरू हुई कहानी आगे चलकर हमदर्द और जामिया हमदर्द जैसी बड़ी पहचान बन गई। आप जानेंगे कि आखिर क्यों कभी पूरी दुनिया में मशहूर रहा यूनानी इलाज धीरे धीरे पीछे छूटता गया। क्या सच में लोग इसे सिर्फ मुसलमानी इलाज समझने लगे थे? कैसे एक छोटे से दवाखाने ने एलोपैथी जैसे बड़े चैलेंज के सामने खुद को खड़ा किया, और कैसे रूह अफ़ज़ा सिर्फ एक शरबत नहीं बल्कि करोड़ों लोगों के लिए मेहमान नवाजी की जरूरत बन गया। हम आपको दिखाएंगे हमदर्द की शुरुआत, पार्टीशन के बाद बटी इसकी कहानी और वो दिलचस्प सफर जहां पुरानी दिल्ली की एक छोटी दुकान से शुरू हुआ सपना आज एक पूरी यूनिवर्सिटी में बदल चुका है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है, क्या यूनानी इलाज फ्यूचर में सरवाइव कर पाएगा या सिर्फ इतिहास बनकर रह जाएगा? सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं मुसाफिर और जिंदगी के सफर यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस सफर में हम देखेंगे हकीम साहब के ख्वाब की उस ताबीर को, जो कि शुरू होता है पुरानी दिल्ली के लाल कुआं से और फिर खत्म होता है जामिया हमदर्द पे, जहां मैं इस वक्त खड़ा हूं। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यह है जामिया हमदर्द का गेट। इसके कई एंट्री और एग्जिट गेट हैं और ये है गेट नंबर 6। यहीं से हम अंदर चलेंगे और आपको दिखाएंगे और बताएंगे हकीम साहब के बारे में कई दिलचस्प कहानियां और बातें। तो चलिए चलते हैं। साल था 1906, ब्रिटिश इंडिया का दौर। हकीम हाफिज अब्दुल मजीद साहब ने पुरानी दिल्ली के लाल कुआं में छोटा सा यूनानी दवाखाना खोला। दवाखाने का नाम रखा गया हमदर्द। हमदर्द से ही आप उस आदमी की सोच, उसके विजन का अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि हमदर्द का मतलब होता है दर्द में साथ देने वाला। हकीकत यह है कि हकीम हाफिज अब्दुल मजीद साहब सिर्फ हिकमत नहीं करना चाहते थे, उनका विजन बड़ा था। वो यूनानी इलाज को पुराने तरीके से निकाल कर एक ऑर्गेनाइज्ड और साइंटिफिक शेप देना चाहते थे, क्योंकि उस दौर में दुनिया फास्ट ट्रीटमेंट यानी एलोपैथी की तरफ बढ़ना शुरू कर चुकी थी। नतीजे में यूनानी सिस्टम पीछे छूटने लगा था। सोचिए, एक तरफ अंग्रेजी दवा की छोटी सी गोली और दूसरी तरफ यूनानी दवा जिसे तैयार करने में घंटों लग जाते थे। आम आदमी किसे चुनेगा? आप भी जाहिर सी बात है एलोपैथी को ही चुनते होंगे। हकीम अब्दुल मजीद साहब ने इस चैलेंज को समझा, यूनानी इलाज को आसान बनाया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हो गई। लाल कुएं के उस छोटे से दवाखाने के सामने बहुत से चैलेंजेस थे। हम आपको लेकर चलते हैं उसी दवाखाने पर, ताकि इस कहानी की रूह को आप महसूस कर सकें। दोस्तों, अब मैं पहुंच चुका हूं पुरानी दिल्ली के लाल कुआं में, और ये मार्केट पिछले कुछ सालों में होटल और रेस्टोरेंट में काम आने वाले बारदाने की होलसेल मार्केट बन चुकी है। दोस्तों, क्या आप यकीन करेंगे अगर मैं आपसे कहूं कि ये वही जगह है जहां पर एक छोटी सी दुकान में ख्वाब देखा गया था, और वो ख्वाब आज की तारीख में हजारों स्टूडेंट्स की यूनिवर्सिटी की हकीकत में तब्दील हो चुका है। और इस कहानी में एक ऐसा मोड़ भी है जहां कंपनी के फाउंडर की मौत के बाद इसे बचाने की जिम्मेदारी एक हिम्मती औरत ने संभाली थी। और वो दुकान है मेरे ठीक लेफ्ट साइड में। आप देख सकते हैं, वही दुकान है जहां से हमदर्द की नींव रखी गई थी। छोटी दुकान, बहुत कम पूंजी और अंग्रेजी मेडिसिन का बढ़ता असर, लेकिन लोगों का भरोसा बढ़ता गया। लेकिन कहानी में बड़ा मोड़ तब आया जब सिर्फ 40 साल की उम्र में हकीम अब्दुल मजीद साहब का इंतकाल हो गया। दुकान छोटी थी, कारोबार नया था, और उसे संभालने वाले अचानक इस दुनिया से चले गए। ज्यादातर कारोबार यहीं खत्म हो जाते हैं, लेकिन हमदर्द की कहानी यहीं से शुरू हुई और यहीं से किरदार सामने आता है, राबिया बेगम। उनकी वाइफ राबिया बेगम, उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने छोटे से दवाखाने को बंद नहीं होने दिया। अगर राबिया बेगम उस मुश्किल दौर में हमदर्द को ना संभाल लेती तो शायद आगे की पूरी कहानी ही ना बन पाती। और फिर बहुत कम उम्र में उनके बेटे हकीम अब्दुल हमीद साहब ने हमदर्द की जिम्मेदारी भी ना संभाली होती, और उनका साथ दिया उनके छोटे भाई हकीम अब्दुल सईद साहब ने। हकीम अब्दुल सईद साहब मोहम्मद अली जिन्ना से बहुत इंप्रेस थे। पार्टीशन के बाद हकीम अब्दुल सईद साहब पाकिस्तान चले गए और उन्होंने वहां हमदर्द पाकिस्तान को इस्टेब्लिश किया।
हकीम अब्दुल हमीद साहब अपना वतन छोड़कर जाने को तैयार नहीं हुए और उन्होंने यही अपने ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए कड़ी मेहनत, समझदारी और लगन के साथ काम किया। नई जरूरतों के मुताबिक नए फैसले लिए और उसके बाद जो हुआ उस पर आसानी से यकीन नहीं होता। हम नौजवानों को इंस्पिरेशन देने वाले इस दिलचस्प कहानी के अगले हिस्से को सुनाने के लिए मैं आपको जामिया हमदर्द लेकर चलता हूँ। उस जामिया हमदर्द में जिसे देखकर आप खुद कहेंगे क्या सपने सच भी हो सकते हैं। तो चलिए मेरे साथ मैं आपको जामिया हमदर्द लेके चलता हूं, लेकिन मैं आपको आसिफ अली रोड पर मौजूद हमदर्द की उस बिल्डिंग को भी दिखाना चाहूंगा जो लाल कुआं हमदर्द और जामिया हमदर्द के बीच की कड़ी है। बाइक स्टार्ट करता हूं और ये मुसाफिर आपको लेके चलता है उसी जगह पर। दोस्तों अगर आप इंडिया या पाकिस्तान में बड़े हुए हैं तो गर्मियों की एक याद करीब करीब कॉमन है और वो है रूह अफ़ज़ा। रूह अफ़ज़ा का मतलब रूह को ताज़ा करने वाला। दिलचस्प बात यह है कि रूह अफ़ज़ा अपनी शुरुआत में सिर्फ एक पॉपुलर ड्रिंक नहीं था, बल्कि इसे गर्मी से राहत देने और लू से बचाने वाली दवाई की तरह देखा जाता था। रूह अफ़ज़ा को लेकर बड़े बड़े मजेदार किस्से हैं और वो बहुत फेमस भी हैं। मेरे ख्याल से आप लोगों ने भी सुना होगा। कहा जाता है कि गर्मियों में रूह अफ़ज़ा जिस्म को ठंडक देने के लिए इतनी मशहूर थी कि कारों के इंजन के गर्म होने पर लोग उसमें रूह अफ़ज़ा डालने की सलाह देते थे। हालांकि मुझे तो ये मजाक लगता है, लेकिन और भी कई सच्चे किस्से हैं जो मैं आपको बाइक पर चलते चलते सुनाऊंगा। तो दोस्तों चलते हैं उस ख्वाब की हैरत अंगेज हकीकत को देखने जो हर बड़ा ख्वाब देखने वाले को हौसला देती है। आइए चलते हैं। यहीं नजदीक ही है, लेकिन हमदर्द पहुंचने से पहले हमें भूख लग रही थी तो हम एक कॉर्नर पे रुके हैं। एक साउथ इंडियन कॉर्नर है जहाँ से हमने इडली और वड़ा मांगा है। ये बहुत सिंपल होता है और गर्मी जैसी जो इस वक्त दिल्ली में गर्मी चल रही है उसके हिसाब से पेट के लिए भी अच्छा है। ज्यादा मसालेदार नहीं होता और तेल वाली आइटम नहीं होती। तो अब मैंने सोचा यहाँ पर खड़े खड़े मुझे एक किस्सा याद आ रहा है, तो सोचा मैं आपको किस्सा सुना दूं। सन 1980 में जब रूस ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया तो बड़े पैमाने पर अफगानी रेफ्यूजी पाकिस्तान के पेशावर आ गए, जहां उनके लिए पाकिस्तान गवर्नमेंट ने कैंप लगाए। हमदर्द पाकिस्तान रिफ्यूजी कैंप्स में रूह अफ़ज़ा की बोतलें बेचता था जो बहुत जल्दी खत्म हो जाती थी। मैनेजमेंट को हैरत हुई कि बोतलें इतनी जल्दी कैसे खत्म हो रही हैं, कहीं चोरी वगैरह तो नहीं हो रहा। उन्हें ऐसा लगा तो उन्होंने इसका पता लगाने के लिए हमदर्द मैनेजमेंट की एक टीम बनाई और जब टीम ने इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो उन्हें पता चला कि रेफ्यूजी पठान रूह अफ़ज़ा का शरबत नहीं बनाते, बल्कि सीधा ढक्कन खोला गटागट गटागट पी लेते हैं। अब चलिए बातों बातों में हमारी ये प्लेट भी आ गई और यहाँ से बस 2-4 किलोमीटर की दूरी पर वो जामिया हमदर्द है और हम 5 से 7 मिनट में वहां पहुंच जाएंगे। अब आपसे सीधा वहीं पहुंच के मिलते हैं और कुछ इंटरेस्टिंग बातें करते हैं। तो जब तक के लिए हम इसे खाना शुरू करते हैं और साउथ इंडियन आइटम मुझे पर्सनली पसंद भी है। तो दोस्तों हम वापस आ चुके हैं जामिया हमदर्द पर और यहाँ आने के बाद जो सबसे पहले शख्स हैं जिसे मुझे आपसे मिलवाना है वो है जनाब डॉक्टर उबैदुर रहमान साहब। कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ। आप कैसे हैं? आप जी मैं बहुत ठीक हूँ। सबसे पहले मैं आपको इन इन शख्स के बारे में बता देता हूँ जो कि हमारी आज की इस वीडियो में रहनुमाई करने वाले हैं। उसका रीज़न ये है जो मैंने इन्हें चुना है, दरअसल उबैद साहब यहीं पर पैदा हुए, यहीं पर पले बड़े, यहीं से इन्होंने ग्रेजुएशन करी, मास्टर्स की और आखिर में पीएचडी करी। तो इस पूरी यूनिवर्सिटी के बारे में, इस पूरे कैंपस के बारे में ये बहुत अच्छे से जानते हैं और हमें बताएंगे और हम आपको ये सारी जानकारियाँ देंगे। हालांकि यहाँ आने के बाद मेरा जो इरादा था वो था सबसे पहले हकीम अब्दुल हमीद साहब की मज़ार पर जाने का, कब्र पर जाने का, लेकिन उबैद साहब ने हमसे कहा कि हम पहले चलकर यहाँ की जो सेंट्रल लाइब्रेरी है वो देख लेते हैं। और यहाँ आने के बाद मैं यकीनन इस बात को आपसे कह सकता हूँ ये बेहद ही खूबसूरत है और सामने सबसे पहले लिखा हुआ है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और उसके बाद चारों तरफ अल्लाह के जो 99 नेम्स हैं वो लिखे हुए हैं। तो उबैद साहब थोड़ा सा बताइए इस लाइब्रेरी के बारे में। तो ये लाइब्रेरी हमदर्द की एक बहुत पुराना कंस्ट्रक्शन है। ये बहुत शुरुआत में जब हमदर्द स्टैब्लिश हुआ था
और उसके साथ कुछ इदारे जुड़े थे, तो साथ में लाइब्रेरी भी क्रिएट करी गई थी, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी में एक लाइब्रेरी होना बहुत ज़रूरी है। बेशक बेशक। अगर आप देखोगे बहुत ही खूबसूरत लाइब्रेरी उस ज़माने में ये बनाई गई होगी। और यहाँ पे आपको बता दूं कोई लाइट नहीं है, डायरेक्ट जो सनलाइट जो है, सूरज की जो किरणें हैं उसका डायरेक्ट रिफ्लेक्शन है ये, तो उसलिए और ज्यादा खूबसूरत बनाया जा रहा लग रहा है ये सीन। और तो चलिए अब यहाँ से सीधा चलते हैं हकीम अब्दुल हमीद साहब की मज़ार पर। तो चले एक यहाँ से चलते हैं, ज्यादा बेहतर है, चलिए। तो दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं उस ग्रेट पर्सनैलिटी की कब्र पर जिसने हमदर्द को सिर्फ दवाइयों की कंपनी नहीं रहने दिया। ये है कब्र, या फिर यूं कहूं मज़ार, या फिर यही आराम फरमा रहे हैं हकीम अब्दुल हमीद साहब। इसी के ठीक बगल में है हकीम अब्दुल मोइज साहब, जो कि हमीद साहब के साहबजादे हैं। वहां पर भी जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर आकर थोड़ी सी जानकारी लेते हैं उबैद साहब से। और इससे पहले हम जानकारी लें, मैं मुसाफिर अपने चैनल जिंदगी के सफर के माध्यम से, मीडियम से हमीद साहब को और उनके बेटे की कब्र को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, या फिर खिराजे अकीदत पेश करता हूँ। तो उबैद साहब, हम अंदर चलकर बात करें उससे पहले जरा कोई किस्सा बताइए, जब आप बचपन में यहाँ आते हो अपने वालिद वालिदा के साथ, या फिर आपके नजदीक हमीद साहब एक अलग पर्सनैलिटी क्यों है, थोड़ा इस बारे में बताइए। मेरी नज़र में हकीम साहब एक विजनरी, रियल विजनरी पर्सन के एक बहुत बेस्ट एग्जाम्पल हैं। इसके बहुत सी वजाहत हैं। जैसे बहुत सिंपल रहने वाले इंसान थे। उनके किस्से अगर आप सुनेंगे, उनका यहाँ पे घर है जो हम आपको ज़रूर अच्छा, दिखाएंगे। पुराना, अच्छा। हाँ, वो उनका यहाँ पे, लेकिन वो हमेशा जब भी कोई आता था, एक सिंपल सा उनका एक कॉट था, उस पे बैठ लेटते थे, सूप पीते थे। बहुत सिंपल ज़िंदगी उनकी रही है। दूसरा, विज़नरी इसलिए भी कि मेरा मानना है कि हम सब ये सोचते हैं कि हमारी वज़ह से किसी एक इंसान की या 2 इंसान की मदद हो जाए तो हमें बहुत अच्छा लगता है। ये बात बिल्कुल बेशक। किसी इंसान का एक ऐसी मेहनत जिससे जनरेशन ऑफ जनरेशन के लोगों की मदद हो रही है, उनकी ज़िंदगी बन रही है, उससे बड़ा, उससे ये अच्छा। बात मतलब माननी होगी कि हकीम साहब ने अपने रहते हुए इतनी बड़ी एक यूनिवर्सिटी बनाई जिससे हजारों लाखों लोगों को एक एजुकेशन मिल रही है, और आगे चल के वो बहुत काम आ रही है। और सिर्फ कॉलेज नहीं, मैंने सुना है यहाँ पे कई ऑफिस भी हैं हाँ और जी, कई रिसर्च इंस्टीट्यूट भी हाँ हैं, तो ये जी। सारी चीजें मिलके होते हैं। तो चलिए अब अंदर चलते हैं, मैं यहाँ पे शूज यहीं उतार देता हूँ और उनकी कब्र को और जरा पास से देखते हैं। तो आप देखिए हम लोग अंदर आ चुके हैं जहाँ पर आराम फरमा रहे हैं हमीद साहब। और अंदर उनकी मज़ार पे आने के बाद एक अच्छा फील हो रहा है, बहुत अच्छे से इसको रखा हुआ है, साफ सुथरे तरीके से। रेड सैंडस्टोन और संगमरमर से यहाँ पर पूरा काम हुआ है। उनकी कब्र देखिए, ये कब्र है संगमरमर से बनी हुई है। और इनके तीनों तरफ इस मज़ार के अंदर कुछ किस्से लिखे हुए हैं, तीनों लैंग्वेज में, इंग्लिश, उर्दू और हिंदी में। जो भी उनके चाहने वाले हैं उन्होंने ये सब बातें कही हैं हकीम अब्दुल हमीद साहब के बारे में। तो अभी हम यहाँ से जाएंगे बिल्कुल बगल बगल में, जो मैंने आपको बताया हमीद साहब के साहबजादे मोहित साहब की कब्र है वो। उसके बाद हमारा कहाँ का इरादा है, जरा बताइए वैसे आप चलने का। यहाँ की एक बहुत पुरानी मस्जिद है। तो चलिए आइए। चलिए। तो देखिए अब हम आ चुके हैं बिल्कुल उसी के बगल में जो हमीद साहब के साहबजादे की कब्र है, हकीम अब्दुल मोहित साहब की। और अब यहाँ से हम सीधा चलते हैं राबिया बेगम मस्जिद की तरफ। आइए चलते हैं, आइए। ये देखिए बड़ी ही खूबसूरत और शानदार मस्जिद, जिसका नाम रखा गया है हकीम अब्दुल मजीद साहब की वाइफ राबिया बेगम के नाम पर। देखने में ये मस्जिद बड़ी ही खूबसूरत है और थोड़ा यूनिक अंदाज में बनी हुई है, और ये पूरे कैंपस की इकलौती मस्जिद है। अब हम लोग यहाँ से जाएंगे सीधा मजीदिया हॉस्पिटल, जिसके बारे में हमें उबैद साहब बताएंगे, उसकी जानकारी देंगे, और साथ में हम आपको दिखाएंगे पूरा कैंपस। तो आइए चलते हैं। चलिए। जामिया हमदर्द का जो कैंपस हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो लगभग 100 एकड़ जमीन में फैला हुआ है। इसकी शुरुआत हकीम अब्दुल हमीद साहब ने हमदर्द तिब्बी कॉलेज के तौर पर 1963 में की थी। आज यहाँ फार्मास्यूटिकल्स, नर्सिंग, लॉ और मेडिकल साइंस जैसी कई फैकल्टी मौजूद हैं। 1989 में जामिया हमदर्द को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला। जमीनी लाइफस्टाइल और आसमानी सोच रखने वाले हकीम अब्दुल हमीद साहब कैंपस में बनी इसी कोठी में रहा करते थे। किसी के लिए भी उनसे मिलना बहुत आसान था। ये जो फ्लैट्स आप देख रहे हैं, यहाँ काम करने वालों को अलॉट किए जाते हैं, जहाँ वो अपनी रिटायरमेंट तक रहते हैं। ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं,
ये है जामिया हमदर्द का दिल, यानी जामिया हमदर्द का एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर। यहीं से पूरे कैंपस को एडमिन किया जाता है। तो अब हम पहुंच चुके हैं फैकल्टी ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, वही जगह जहां से डॉक्टर साहब ने अपनी पढ़ाई की। और आपको बता दें, जामिया हमदर्द की जो फैकल्टी ऑफ फार्मास्यूटिकल्स है ना, वो पूरे हिंदुस्तान में पिछले कई सालों से नंबर 1 फैकल्टी रही है। तो कैसा अनुभव लगता है कि आप उस फैकल्टी से पढ़े हैं, अपनी पढ़ाई पूरी की है, जो जिसका पूरे हिंदुस्तान में नंबर रैंक 1 रही है, वो भी कई सालों से? अनुभव तो बहुत बढ़िया लगता है, गर्व भी महसूस होता है, क्योंकि आप जिस इदारे से इतने सालों साल पढ़ रहे हो, जो आपकी शख्सियत का एक हिस्सा है, मेरी पहचान है, वो अगर अच्छी रैंकिंग में आता है दुनिया भर इंडिया में, तो वो एक अच्छा फीलिंग भी देता है। तो ये सब थी, हम आपको यहाँ पे दिखाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, तो हम आपको थोड़ी-थोड़ी चीजें दिखाएँगे, थोड़ी-थोड़ी देर के लिए। तो अब अगले स्पॉट पर चलते हैं, आइए चलिए। मेरे पीछे आप जो ग्राउंड देख रहे हैं, कोई क्रिकेट का स्टेडियम नहीं, बल्कि जामिया हमदर्द का अपना ग्राउंड है, जहाँ पर लोग क्रिकेट खेलते हैं। क्रिकेट के अलावा और भी कुछ स्पोर्ट्स हैं, थोड़े बहुत छोटे-मोटे हैं, वो उसके लिए एक अलग से यहाँ पे ग्राउंड बना हुआ है। वहाँ जाकर खेल लेते हैं। और उबैद साहब हमारे को बता रहे थे कि बाहर से भी कई यहाँ पे टूर्नामेंट्स होते हैं, टीम्स आती हैं, वो खेलती हैं। तो ज़रा और बताइए इस ग्राउंड के बारे में, आपने खेले हैं यहाँ पे मैच? यहाँ पे हमने अपने कॉलेज टाइम में बहुत मैच खेले हैं। अच्छा, और एक ज़माने में ये सिर्फ़ एक सिंपल सा ग्राउंड था, फिर हमदर्द ने इसको आइए। एक प्रॉपर क्रिकेट ग्राउंड में बदल दिया। बल्कि इसका इनॉग्रेशन मुझे आज भी याद है, वीरेंद्र सहवाग ने किया था यहाँ पर अच्छा, आकर, मशहूर क्रिकेटर। मशहूर क्रिकेटर। तब से तो ये कितनी काफ़ी, पुरानी बात है? ये आज से बात होगी 10-12 साल पुरानी बात होगी। अच्छा। और उस तब से ये ग्राउंड एक बहुत काफ़ी बाहर से लोग अच्छा, आते मैं हैं और देख मैचेस पा रहा हूँ खेलने। यहाँ पे और भी कई बिल्डिंग्स है, वो बिल्डिंग किस चीज़ की है? ये यहाँ का एमबीबीएस कॉलेज है, और बिल्कुल उसके सामने मजीदिया हॉस्पिटल की बिल्डिंग है। मजीदिया हॉस्पिटल, जहाँ पे हम आखिर में जाएँगे, और फिलहाल उसके बीच में जो-जो चीज़ें आ रही हैं, वो दिखा रहे हैं। तो फिर अगली आप क्या हमें चीज़ दिखा रहे हैं? क्या स्पॉट है, क्या फैकल्टी है, क्या बिल्डिंग है? तो इसी के आसपास आपको फैकल्टी ऑफ नर्सिंग भी दिखेगा, अच्छा। और मजीदिया हॉस्पिटल जैसा बताया, और उसके साथ हॉस्टल्स हैं इसके आसपास। तो चलिए हम अब नर्सिंग कॉलेज देख के आते हैं, और बीच में हम आपको इस कैंपस के बारे में पूरी जानकारी दे ही रहे हैं। तो आइए देखते चलिए। हैं। घूमते घूमते अब हम लोग पहुंच चुके हैं रुफैदा कॉलेज ऑफ नर्सिंग, जो कि जामिया हमदर्द की काफी नामी फैकल्टी है, जिसके बारे में डॉक्टर साहब हमें तफसील से बताएंगे। फैकल्टी ऑफ नर्सिंग भी बाकी इदारों की तरह बहुत पुरानी फैकल्टी है, स्कूल कहते हैं आज इसे। इसको अराउंड 43 साल, 43 ईयर्स हो गए। अच्छा, 1980, हाँ, 1980। 1983 में एस्टैब्लिश हुई थी। ओहो। और बहुत पुरानी फैकल्टी बन चुकी है। तो ये बहुत पहले जब ये शुरू हुई थी, तब सिर्फ यहाँ बैचलर्स कोर्स चलता था, पर आज यहाँ पे बैचलर, मास्टर्स और पीएचडी सारे यानी ही एक्सटेंड कोर्स। हो गई और ज्यादा अपग्रेड हो गई वक्त के साथ साथ, कि कुल मिलाकर हर साल यहाँ से हजारों लोग पास आउट होते हैं और खिदमत का काम अलग अलग हॉस्पिटल्स में, चाहे वो गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, क्लिनिक हो या नर्सिंग होम में करते हैं। अब चलिए चलते हैं अपने आखिरी पड़ाव की तरफ, मजीदिया हॉस्पिटल, और उससे जुड़ी आपको कई सी जानकारियां देते हैं और बताते हैं और ज्यादा चीजें डिटेल में। आइए। तो हम लोग घूमते घूमते जामिया हमदर्द में मौजूद जो मजीदिया हॉस्पिटल है, उसके इमरजेंसी गेट के सामने आ चुके हैं। और डॉक्टर साहब, जरा यहाँ के बारे में डिटेल में बताइए बातें, क्या आप जानते हैं थोड़ा? मजीदिया हॉस्पिटल एक हमदर्द की हिस्ट्री का एक नमूना समझिए। ये हॉस्पिटल हकीम अब्दुल मजीद साहब के नाम से बनाया गया था, क्योंकि वो सालों पहले एक हकीम यूनानी क्लिनिक संभालते थे। जी, जो पुरानी दिल्ली से शुरू हुआ था। उनकी याद में हॉस्पिटल बनाया गया था। और हॉस्पिटल एक्चुअली में स्टार्टिंग में सिर्फ यूनानी ट्रीटमेंट के लिए बनाया गया था, पर धीरे-धीरे कोशिशों के बाद इसमें मॉडर्न मेडिसिन्स, इमरजेंसी ट्रीटमेंट भी लिंक करा गया। क्योंकि वो इस चीज़ में यकीन भी करते थे कि वो सिर्फ यूनानी कोई पुराना तरीका ना हो, बल्कि टेक्नोलॉजी आए, रिसर्च हो, मॉडर्न तरीका अपनाएँ। हाँ जी।
और आज के टाइम पे इस हॉस्पिटल का आज करंट नाम जो है वो हकीम अब्दुल हमीद सेंटेनरी हॉस्पिटल है। और इसकी खासियत ये है कि आज ये हमदर्द के एमबीबीएस प्रोग्राम के साथ जुड़ा है। इसको आज इसमें 750 बेड्स का हॉस्पिटल बन चुका है। वाह। ऐसा आपको बहुत कम जगह देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये है, लेकिन एक और इम्पोर्टेंट बात है जो बहुत जरूरी है। यहाँ कहानी सिर्फ कारोबार की नहीं है। हमदर्द की कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा समाज सेवा में लगाया जाता है। हकीम अब्दुल हमीद का ख्वाब था कि यूनानी मेडिसिन मॉडर्न रिसर्च के साथ आगे बढ़े और एजुकेशन गरीबों तक पहुंचे। 1963 में शुरू हुआ हमदर्द तिब्बी कॉलेज आगे चलकर बना जामिया हमदर्द। जैसे कि आप देख चुके हैं, आज यहाँ फार्मेसी, मेडिकल साइंस, यूनानी मेडिसिन, नर्सिंग और कई सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। हमदर्द ने सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेचे, बल्कि स्कूल बनाए, अस्पताल बनाए, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस बनाए और भी बहुत से चैरिटेबल काम हमदर्द करता है। चलिए अब मैं आपको लेके चलता हूँ यूनानी फैकल्टी, जो इस कैंपस का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। दोस्तों मैं पहुंच चुका हूँ यूनानी फैकल्टी, जो मेरे ठीक पीछे है। लेकिन वही सबसे बड़ा सवाल आज भी मौजूद है, क्या यूनानी इलाज मॉडर्न दुनिया में सरवाइव कर पाएगा, या वो नॉस्टैल्जिया यानी सिर्फ पुरानी यादों में रह जाएगा? सच्चाई शायद दोनों के बीच में है। आज लाखों लोग हर्बल और ट्रेडिशनल इलाज की तरफ लौट रहे हैं, लेकिन साथ ही साइंस, टेस्टिंग और रिसर्च की मांग भी बहुत तेजी से बढ़ रही है। इसलिए हमदर्द जैसी कंपनियां रिसर्च, स्टैंडर्डाइजेशन और मॉडर्न पैकेजिंग पर भी बहुत ज्यादा जोर दे रही हैं। अब चलिए चलते हैं वहां पर जहां पर मैं इस वीडियो को एंड कर सकूं। लेकिन एंड करने से पहले मुझे आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बतानी है, जो कि मुझे लगता है इस वीडियो का काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। आइए चलते हैं। तो दोस्तों अब वक्त आ गया है वीडियो को एंड करने का, और अब ये वीडियो मैं वहीं पर एंड कर रहा हूं जहां से इस वीडियो की शुरुआत हुई थी। लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मुझे आपको बतानी है। पुराने जमाने में देखें तो ज्यादातर शेरवानी, पजामा, मखमली टोपी और उर्दू में नुस्खा लिखने वाले हकीम ही मिलते थे। इस वजह से अफवाहों को ताकत मिली कि यूनानी तो मुसलमानी इलाज है। ऐसी अफवाहों ने भी यूनानी को बहुत नुकसान पहुंचाया, जबकि इसकी जड़ें ग्रीक मेडिसिन, अरब, पर्शियन ट्रेडिशन और भारतीय जड़ी बूटियों में है। आज तो यूनानी को पूरी तरह भारतीय कहा जाता है। भारत सरकार की आयुष मिनिस्ट्री के तहत यूनानी को ऑफिशियल रिकॉग्निशन भी मिली हुई है। 1906 पुरानी दिल्ली की एक छोटी सी दुकान, ना कोई बड़ी पूंजी, ना कोई सहारा, एलोपैथी के एक बड़े चैलेंज के सामने सिर्फ हकीम का एक बड़ा ख्वाब। आज इस ख्वाब का नाम है हमदर्द। और शायद यही किसी इंसान की सबसे बड़ी विरासत होती है, इमारतें नहीं, बल्कि वो सपने जो उसके बाद भी जिंदा रहें। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके हमें अपनी कीमती राय जरूर दीजिएगा। आज के लिए अलविदा, फिर मिलते हैं किसी नए लोकेशन पर किसी नए एक्सपीरियंस के साथ।